रहे हैं, जो अपार्टमेंट हुए, वो अपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा है वो इलीगल है, ऐसा क्या? वो अच्छा। रेगुलर जो आदमी 35 साल से रेगुलर काम कर रहा विदाउट एनी नॉन टीचिंग स्टाफ की क्या आप चाहते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ को उनका हक मिले? क्या आप चाहते हैं जो सड़कों पे है नॉन टीचिंग स्टाफ उनको उनका जो राइट है वो मिलना चाहिए? तो इस वीडियो जितने भी लोग हैं, आप लोग नॉन टीचिंग स्टाफ 4000 अराउंड होगा, तो सब लोग अपनी कमेंट जरूर करिए, क्योंकि देखिए जब तक आप लोग कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तभी तक आपकी आवाज फील करता हूँ कि इमरान मिंटू जी तो ये कहूँगा अपने स्टाफ से कि पहले इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आपकी आवाज आगे तक जा सके। दूसरी बात ये, मैं अपने नॉन टीचिंग स्टाफ और खास तौर पे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मुद्दा बनाया, क्योंकि ये मुद्दा 2022 टीचिंग, लेकिन अफसोस इस बात का है कि नॉन टीचिंग के सेक्शन में जो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन ने चाहा जिनका उनका उन्होंने अपॉइंटमेंट करा थ्रू जनरल सिलेक्शन कमेटी। तो सेलेक्टिवली यहाँ पे सेलेक्टिवली के रूल, चाहे मैं हूं और चाहे रजिस्ट्रार साहब हो, रूल है। तो ये नहीं होगा कि रूल मिंटो जी जो हैं ये मिंटोरियन हैं, और दूसरी बात ये कि ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। रिकॉर्ड टॉक शो लेके हाजिर हूं। जैसे कि आप देखते हैं, अलीगढ़ के बाहर की फेमस पर्सनालिटीज को अपने टॉक शो में बुलाते हैं और उनकी आवाज को बुलंद करते हैं। ये टॉक शो हमारा एक टॉक शो से अलग है, क्योंकि इस टॉक शो में जो हमारे चेहरे हैं, जो किसी गेस्ट है, वो किसी चेहरे पर पहचान की मोहताज नहीं, जिनका नाम फैसल गांधी साहब है। हम उनका टॉक शो में स्वागत करता हूं। मैं आपको ये भी बता दूं, ये टॉक शो और टॉक शो अलग है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन टीचिंग स्टाफ जो 90 दिन से ज्यादा सड़कों पर है। तो फैसल साहब, हम आपका टॉक शो में स्वागत करते हैं। शुक्रिया, आपने मुझे इसमें बात करने का और बात रखने का आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलिए, जैसा कि फैसल साहब, आप किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं है, जिस तरह से ये नॉन टीचिंग का मुद्दा चल रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुद्दा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मुद्दा बनाया, क्योंकि ये मुद्दा 2022 दिसंबर में जो हमारा टेम्परेरी स्टाफ था, 1559 लोगों के एक्सटेंशन का मामला था। तो जो मौजूदा रजिस्ट्रार साहब हैं, उन्होंने उस पर कुछ एतराज़ात दाखिल करे और एक्सटेंशन देने से मना करा। उसके बाद लोगों में पैनिक क्रिएट हुआ, लोग जमा हुए जो पीड़ित थे। उसके बाद हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए और उस जमाने के वाइस चांसलर तारिक मंसूर साहब के रेजिडेंस पे जाकर हमने बात करी। तो उसमें 6 महीने का एक्सटेंशन तारिक मंसूर साहब ने इन कर्मचारियों को दिया। लेकिन 2022 दिसंबर के बाद से इन लोगों के अलाउंसेस वगैरह रोक दिए गए, यानी एक तरह से इनको फिक्स्ड एम्प्लॉय बना दिया गया। जबकि इनका जब अपॉइंटमेंट हुआ तो 1559 लोगों में 35 साल, 31 साल, 28 साल, 20 साल, 24, मतलब हर साल का वहाँ आदमी मौजूद है। यानी इतनी लॉन्ग टर्म सर्विस टेम्परेरी होने के बाद भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने कभी इनको परमानेंट करने की नहीं सोचा। जबकि हम 2015 से ये बार बार, चूँकि हम टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे, हमने बार बार यूनियन के प्लेटफॉर्म से वाइस चांसलर को बार बार लिखा, और इवन के हमने ये भी कहा कि चूँकि सिलेक्शन कमेटी का सेक्शन 1 हुआ करता था, तो हमने कहा कि इसका बाइफर्केशन कर दीजिए, क्योंकि जब हमारी सिलेक्शन कमेटी का मामला आता है
तो पता ये चलता है कि टीचरों की सिलेक्शन कमेटी हो जाती है और नॉन टीचिंग वाले रह जाते हैं। तो ज़मीरुद्दीन शाह साहब ने उसको बाइफरकेट करा और जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन टीचिंग और नॉन टीचिंग हुआ, ऐसे ही सिलेक्शन कमेटी के 2 सेक्शन हुए, एक टीचिंग एक नॉन टीचिंग। लेकिन अफसोस इस बात का है कि नॉन टीचिंग के सेक्शन में जो लोग होने चाहिए थे, क्योंकि हमारी तादाद ज़्यादा है, हमारी पोस्टें ज़्यादा हैं, उसके हिसाब से वहाँ पर आदमी अपॉइंट नहीं किए गए। तो काम सफ़र करता रहा, ना एडवर्टीजमेंट आए, ना सिलेक्शन कमेटीज हुई। सेलेक्टेड सिलेक्शन कमेटीज होती रही, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने चाहा जिनका उनका उन्होंने अपॉइंटमेंट करा थ्रू जनरल सिलेक्शन कमेटी। तो सेलेक्टिवली यहाँ पे सेलेक्टिवली रूल लागू होते हैं और यहाँ सेलेक्टिवली सिलेक्शंस होती हैं। हम इस बात के खिलाफ, हमने पहले दिन से एक बात कही है कि रूल चाहे मैं हूँ और चाहे रजिस्ट्रार साहब हो, रूल रूल है। तो ये नहीं होगा कि रूल मेरे ऊपर कोई और लागू होगा और रजिस्ट्रार साहब पे कोई और लागू होगा। मतलब आपके कहने पॉलिसी अपनाता है वो। अच्छा, जो उसको सेलेक्टिव, जो जिसको उसे आदमी को सेट करना है वो उसकी सिलेक्शन कमेटी करा देती है। ज्यादातर लोगों के साथ यही हुआ कि जो उनके चाहने वाले थे या जिनको उन्हें जनरल सिलेक्शन कमेटी से अपॉइंट करना था, उन पोस्टों का एडवर्टीजमेंट कर दिया और उन्होंने उनको सेलेक्ट कर लिया। लेकिन जो एक आम आदमी है, जो एक आम कर्मचारी है, उसका जो है वो जीएससी नहीं हुई। हम लिखते रहे, आज तक हमारी डिमांड ही यही थी कि आप देखिए, जो अब्दुल हमीद साहब रजिस्ट्रार, एक लेटर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, वो ये कहता है कि जिन यूनिवर्सिटीज में, जिन इंस्टीट्यूशंस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है, उनको आप एडॉप्ट करिए, यानी कैडर रिक्रूटमेंट रूल। लेकिन हमारे यहाँ ऑलरेडी सिलेक्शन कमेटी मैनुअल 1989 से पास है, 1989 से पास है, समझे। उसके थ्रू सिलेक्शन कमेटीज हुई, उसी मैनुअल के थ्रू मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, समझे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को, मिनिस्ट्री को ये लिखना था कि आई हैव ऑलरेडी सिलेक्शन कमेटी मैनुअल अप्रूव्ड बाय द एजुकेटिव काउंसिल। गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स थे वो उन लोगों के नहीं थे जहां पर सिलेक्शन मैनुअल नहीं था, यहाँ जहां पे कोई प्रोसीजर नहीं था। आपके यहाँ ऑलरेडी प्रोसीजर है, आपके यहाँ मैनुअल है, लेकिन हमारे नाअहल अधिकारियों ने उस लेटर का इंटरप्रिटेशन उल्टा करा और 2015 में जो है वो एक नई सीआरआर बनाई। वो सीआरआर भी इनकम्प्लीट और वो अप्रूव हुई और उसके बाद उससे सिलेक्शन हुए 2015 के बाद। लेकिन मौजूदा रजिस्ट्रार साहब अब्दुल हमीद साहब ने 13 अप्रैल को सीआरआर जो है वाइस चांसलर साहब ने 1903 से उसको अप्रूव कर दिया और वो मिनिस्ट्री चली गई। हमारे एक्ट में लिखा हुआ है, ऑर्डिनेंसेस में लिखा हुआ है कि कोई भी ऑर्डिनेंसेस बनेगा तो वो विद इन 2 वीक्स एजुकेटिव काउंसिल पास करेगी और विद इन 4 वीक्स विजिटर जो है उसको या तो ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेजेगा या विजिटर जो है उसको अप्रूव करेगा। लेकिन 6 महीने के बाद ऑब्जेक्शंस आते हैं और यूनिवर्सिटी ने बजाय, क्योंकि 1903 में आप एजुकेटिव काउंसिल में जाने चाहिए थे, वो सजेशंस या जो भी उनके करेक्शंस थे, वो न जाके एक नई सीआरआर बना दी गई। वो लड़ाई झगड़ा ये है कि सीआरआर, भाई जो एक चीज आप उस पर लिख भी रहे हो कि अपडेटेड सीआरआर, इसका मतलब ये कि वो सीआरआर है। इसका मतलब ये तारिक मंसूर साहब ने जो 1903 से सीआरआर पास करी है वो है। उसमें सब में बड़ी ब्लेंडर ये है कि उस सीआरआर में ये लिखा हुआ है कि वाइस चांसलर का सिलेक्शन थ्रू यूजीसी रेगुलेशंस होगा। यूजीसी रेगुलेशंस ये कहता है कि आपकी जो एजुकेटिव काउंसिल में जो आप 5 आदमी भेजते हो और फिर कोर्ट में 3 होते हैं, वो सारा प्रोसीजर नल एंड वाइड हो जाएगा। और जो यूजीसी का रेगुलेशन 2018 है और 2010 है, उसमें लिखा हुआ है कि सर्च कमेटी से होगा। तो आप वायलेशन कर रहे हो। वाइस चांसलर ने 1903 से उसे अप्रूव कर दिया। ये सारी बातें हमने पॉइंट आउट करी। उसमें रजिस्ट्रार का टेन्योर अपॉइंटमेंट में प्रमोशन पीरियड नहीं होता, फाइनेंस ऑफिसर का प्रमोशन पीरियड नहीं होता, कंट्रोलर का प्रमोशन पीरियड, जो टेन्योर पोस्ट है उनका कोई प्रमोशन नहीं होता। लेकिन उसमें लिखा हुआ है
तो बजाय आपको करेक्ट जो आपने गलतियां करी हैं उनका करेक्शन करते आपने एक नई सीआरआर, अपडेटेड सीआरआर जिसका नाम दिया आपने, वो आपने एजुकेटिव काउंसिल में लाके रख दी। चलिए। एजुकेटिव काउंसिल में जब लाया तो उसमें बात यह है कि जो हमारा वर्किंग स्टाफ है तो उसमें एज लिमिट है। तो जब एक बात बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और यूनिवर्सिटी का एक अपना ऑर्डर है कि इन दी गवर्नमेंट सर्विस अगर कोई आ जाएगा तो उसको ऊपर एज लिमिट नहीं लगेगी। गवर्नमेंट की वेबसाइट से हमने जो अपर एज लिमिट है हमने उसके डॉक्यूमेंट दिए, हमने यूनिवर्सिटी के अपने डॉक्यूमेंट दिए, लेकिन ना तो ये गवर्नमेंट के ऑर्डर को मानने को तैयार, ना ये जो है अपने ऑर्डर मानने को तैयार। आप ये बताइए, जो आदमी 35 साल से नौकर है टेम्परेरी, अगर आज उसकी जनरल सिलेक्शन कमेटी होती है उस पोस्ट की और उस पे एज बार है, तो आप ये बताइए वो आदमी तो उसका तो फार्म ही स्क्रूटनी में बाहर हो जाएगा, तो फिर वो सेलेक्ट कैसे होगा? सही बात। तो बात ये है कि 1559 को आपने लाके सड़क पे खड़ा कर दिया। सरकार का लड़ाई ये है कि सरकार ने ये कहा कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है उनको आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, उनको आप एमोन्यूमेंट्स देंगे, सैलरी नहीं देंगे। दूसरी बात ये कि उसमें लिखा हुआ था कि जो सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट आपने अपॉइंटमेंट कर रखे हैं, जैसे कि डेली वेजर का अपॉइंटमेंट कर रखा है, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल है, या जैसे आप ये समझ लीजिए वुमेन्स स्टडीज एक स्कीम है उसमें अपॉइंटमेंट कर रखा है, वो आप 36 में नहीं देंगे। OH 36 जो सैलरी हेड है उसमें पेमेंट नहीं करेंगे आप, समझे? लेकिन इन्होंने उसका भी इंटरप्रिटेशन उल्टा करा। इन्होंने क्या करा कि कॉन्ट्रेक्चुअल की भी जो डेफिनेशन है वो 7th पे कमीशन में ये है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय होगा, खासतौर पर टीचिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर की, जैसे आप ये मान लीजिए कि 1217 पोस्टें हैं, 1617 पोस्टें हैं टीचिंग स्टाफ की, ठीक है, उसका 10% आप ओवर एंड अबव कर सकती हैं। दैट एम्प्लॉय जो आप जिसको अपॉइंट करेंगे वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होगा, उसकी जो फिक्सेशन होगा उसे एमोन्यूमेंट्स मिलेंगे, उसको सैलरी नहीं मिलेगी। उसको आप क्या कर रहे हैं कि आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैंक्शन पोस्ट है उस पर भी आप कॉन्ट्रेक्चुअल कर दे रहे हैं। तो आप तो वायलेशन कर रहे हैं यूजीसी रेगुलेशन का। तो 7th पे कमीशन में क्लियर लिख दिया, आपने उसको अडॉप्ट करा, इंप्लीमेंट करा। मैंने कहा ना, आप जो आपका जो रूल की पोजीशन है वो आप सेलेक्टिवली कर रहे हैं। अच्छा, कि आप रूल का इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। रूल ये कह रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय वो होगा जो ओवर एंड अबव है। हमारे यहाँ 6570 पोस्टें हैं नॉन टीचिंग की। 6570 में जो डाटा दिया इन्होंने एजुकेटिव काउंसिल में, उसमें लिखा कि 3500 समथिंग अप्रोक्सीमेटली जो है वो परमानेंट है, 3067 पोस्टें जो है वो वैकेंट है। 3067 में जो है 1295 लोग हमारे, 97 लोग जो हैं वो टेम्परेरी हैं। तो बात यह है कि टेम्परेरी एम्प्लॉय के अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि ये जो है ये इस ग्रेड पे में रहेगा और इसको प्लस अलाउंसेज होंगे एज पर यूनिवर्सिटी रूल। तो जब एज पर यूनिवर्सिटी रूल उसमें लिखा हुआ है तो वो इलीगल कैसे हुआ? वो भी एक ड्यू प्रोसेस से आए। ड्यू प्रोसेस का मतलब यह है कि एक चेयरमैन ने रिकमेंडेशन दी कि हमारे यहाँ ये आदमी रिटायर हो गया, इसकी जगह ये आदमी है, ये क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है फैसल साहब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका इसमें जो है वो आपके साथ नहीं है। नहीं, ये प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रिएट करी। अच्छा, हम तो ये प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रिएट करी है और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को निकालना। अच्छा, एक और क्वेश्चन फैसल साहब आपसे, जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट की बात करी, ठीक है, तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी कहना है, जैसे कि मेरे सुनने में आया है कि जो आप अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट हुए वो अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा है वो इलीगल है, ऐसा क्या? वो अपॉइंटमेंट देखिए, कंप्लाइंस एक इसकी बैकग्राउंड बता दूंगा। हाँ, ऐसा है कि एक डेली वेजर थी उमा देवी, उसका केस चला सुप्रीम कोर्ट तक। उसमें 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा कि ये अपॉइंटमेंट इर्रेगुलर है, समझे? उसने बैकडोर एंट्री माना उसको, ठीक है। तो हमारे यहाँ ड्यू प्रोसेस से हुआ, चेयरमैन की रिकमेंडेशन से हुआ, वाइस चांसलर ने अप्रूवल दिया, तो एक प्रोसीजर अपनाया गया। जैसे किसी
क्लर्क को या डेलीवेजर क्लर्क को आप अपॉइंट करते हैं तो पहले आप उसका टाइपिंग टेस्ट लेते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसको डेलीवेजर अपॉइंट करते हैं, उसके बाद उसकी सीनियरिटी से आप उसको टेम्परेरी करते हैं, उसकी लॉन्ग टर्म सर्विस, उसके लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस को देखते हुए आप उसको टेम्परेरी देते हैं। तो वो ड्यू प्रोसेस से आ रहा है, प्रोसीजर तो आपने बनाया ना, तो वो प्रोसीजर तो यूनिवर्सिटी को बनाना था। नहीं, बात यह है अपॉइंटमेंट आपकी नजर में वो लीगल है या इलीगल है? नहीं, बात नहीं, यहाँ पर हमारे लीगल है और अच्छा, तो एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलर है। आप ये मैं यही कह रहा हूँ कि रेगुलर की पहले डेफिनेशन क्लियर करे यूनिवर्सिटी। अच्छा। रेगुलर जो आदमी 35 साल से रेगुलर काम कर रहा विदाउट एनी ब्रेक, वो रेगुलर कहलाएगा, या जिसके ब्रेक हैं, या जिसको आपने 1 साल रखा फिर छोड़ दिया, फिर आपने 2 साल के बाद फिर उसे बुला लिया, दैट इज शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट। ये लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट है और रेगुलर है, देयर इज नो ब्रेक इन द सर्विस। अच्छा, चलिए, जैसा कि हम बात कर रहे हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की, क्या आप चाहते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ को उनका हक मिले? क्या आप चाहते हैं जो सड़कों पे है नॉन टीचिंग स्टाफ, उनको उनका जो राइट है वो मिलना चाहिए? तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए और हमारे वीडियो को शेयर भी करिएगा और आप अपने कमेंट भी बताइए, क्योंकि देखिए एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जैसे कि फैसल गांधी साहब हैं जो काफी एक्टिव रहते हैं धरने पर और हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं, तो इनकी मेहनत, और जितने भी लोग हैं आप लोग नॉन टीचिंग स्टाफ 4000 अराउंड होगा, तो सब लोग अपनी कमेंट जरूर करिए, क्योंकि देखिए जब तक आप लोग कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तभी तक आपकी आवाज आगे तक पहुंचेगी। नहीं तो वो चीज होती है फैसल साहब खुद खा लो और खुद बना लो। तो ये हमारा आपके लिए एक ये है कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा। अच्छा फैसल साहब, एक आप मैसेज क्या देना चाहते हैं जो आपका जो नॉन टीचिंग स्टाफ है हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए से? देखिए, मैं एक तो ये कहूँगा अपने स्टाफ से कि पहले इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आपकी आवाज़ आगे तक जा सके। दूसरी बात ये, मैं अपने नॉन टीचिंग स्टाफ और ख़ास तौर पे जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि देखिए